आपकी इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई, संजीदा थे मईशत को लेके या बस सोशल मीडिया की हद तक? इमरान खान की भी कोशिश थे, वो भी कीन थे कि कोशिश थी कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। उन्होंने बहुत सारे सेमिनार होते थे, हम बहुत सारे सेमिनार में आते थे, मकसद सबका एक ही। कौन सा ऐसा दौर था जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी जो थे वो किसी डर के बगैर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे? पाकिस्तानी कोई डर नहीं लगता। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ओवरसीज पाकिस्तानी की होती है कि हम दोनों जगह पे काम नहीं कर सकते। ये आपकी मुलाकात होती है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब के साथ, कैसे आपने उनकी शख्सियत पाई? फर्स्ट टाइम ओवरसीज कन्वेंशन हुआ माशाल्लाह, मल्टी से 47 लोगों का डेलीगेशन था। ओके। मलाइशिया के एम्बेसडर थे, चीफ ऑफ स्टाफ ने तो इनिशिएटिव बहुत लिया। इटली वर्ल्ड war II के बाद सारा डिस्ट्रॉय हो गया, कैसे उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्री उसको ग्रो करवाया? पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? पूरी दुनिया ने तरक्की की है, पाकिस्तान ने भी तरक्की की। आज से 50 साल पहले आपके क्या हालात थे, आज से 20 साल पहले क्या हालात थे। डाटा में तरक्की हुई है, सिस्टम में चेंज हुए हैं। अब हमें गाइड नहीं किया जा रहा, लोगों को गाइड करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट ज़ोहेब अंजुम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर ऑनरी इन्वेस्टमेंट काउंसलर फ्रॉम पाकिस्तान इन इटली, और साथ ही साथ आप टूरिज़्म के एम्बेसडर भी हैं पाकिस्तान की तरफ से इटली में। और इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको क्या क्या जो मसाइल हैं उनका सामना है। साथ ही साथ इनके साथ बात करेंगे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से क्यों डरते हैं। इसके साथ ही साथ उनसे ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान को मौजूदा हालात के अंदर जो मईशत और साथ ही साथ जो तजारत है उनमें और टूरिज़म में किन किन मसाइल का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो अपना मुख्तसर तारुफ़ करवाइएगा और ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश आप 2012 से ऑनवर्ड कर रहे हैं, अब तक जो आपकी कोशिशें हैं वो कितना रंग ले आएंगी? अब आपने क्वेश्चन किया जी कि कब से काम कर रहे हैं। 2012 में तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एज अ ऑनरी इन्वेस्टमेंट काउंसलर के लिए जी। नामजद किया, क्योंकि जब आप इतनी कोशिशें करते हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑनर करती है, उस ऑनर के सिलसिले में फिर उन्होंने एज अ ऑनरी इन्वेस्टमेंट काउंसलर बनाए पूरी दुनिया के अंदर। जी। और लकीली एज अ यंगेस्ट इन्वेस्टमेंट काउंसलर उन्होंने नॉमिनेट किया इटली के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से ऑनवर्ड हम काम कर रहे हैं जी। इन्वेस्टमेंट पे, और पाकिस्तान में कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, जिसके अंदर जो मेजर सेक्टर्स हैं हम उसको पकड़ते हैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हमारा, क्योंकि इटली के साथ पाकिस्तान का बड़ा अच्छा काफ़ी अच्छी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है। इटली बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंपोर्टर भी है, दुनिया से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो उसके अंदर मेरी ज़्यादा कोशिश रही है कि टेक्नोलॉजी को शिफ्ट किया जाए पाकिस्तान के अंदर। अब जब टेक्नोलॉजी शिफ्टिंग की बात करते हैं तो उसमें मैं कहता हूँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ताकि उसका बेनिफिट हमारे ग्राउंड रूट लेवल पे भी हो, हमारी इंडस्ट्री में भी हो। जैसे स्पेशली हमने काम करते थे शूज़ इंडस्ट्री में काम किया। इटली का शूज़ फैशन दुनिया में बड़ा मशहूर है, तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कराई जाए, उस टेक्नोलॉजी को लेके आया जाए, ताकि वो टेक्नोलॉजीज़ यहाँ आएगी तो यहाँ पे वो प्रोडक्शन होगी और वो एक्सपोर्ट होगी। जब वो एक्सपोर्ट होगी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को ज़रूर मुबादला आएगा, पाकिस्तान में पैसा आएगा, एफडीआई डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। तो उसके लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट इधर आए मैक्सिमम। जी सर, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात भी हुई जब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। कैसे देखते हैं कि इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर बातें तो बहुत की, लेकिन कुछ हल भी उसका निकाला या नहीं? देखिए, हर गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं दुनिया के अंदर, तो मैं हमेशा दुनिया की बात इसलिए करूँगा कि उनकी कोशिश ही होती है कि बाहर के जितने, स्पेशली हम पाकिस्तान में, आपने पाकिस्तान के से सिनेरियो में बात करें, हमारी पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ है उनकी सपोर्ट की जाए, उनकी हेल्प की जाए, या उनसे रिलेटेड उनके मसाइल को हल किया जाए। देखिए, उनसे पहले भी मतलब मैं आपको थोड़ा-सा, आप पहले आ जाएँ, जब से हिस्ट्री से देख लें, जी। तो हमारा एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, ओवरसीज़ डिपार्टमेंट। ठीक है। इसको हम समंदर पार पाकिस्तान कहते हैं, प्रोटेक्टिव डिपार्टमेंट है, ओपीसी है, ये सब तमाम इदारे मौजूद हैं, ये काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स आती जाती रहती है, लेकिन बात ये होती है कि उसके अंदर कोशिश हर गवर्नमेंट की ओवरसीज़ के साथ होती है। इमरान खान के मामले में जो आपने एक स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, तो उसमें ये है कि इमरान खान के दौर में अच्छी इन्वेस्टमेंट की कोशिश की गई। उन्होंने कोशिश की, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा फ़ॉल रहा, अभी भी फ़ॉल है, और हमेशा से ही अब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ एसएएफसी आ गया है। अब एसएएफसी और ज़्यादा बेहतर तरीके से कोशिश कर रहा है। हर बंदे की, हर गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। ठीक है सर, आपकी इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई तो आपने उनको कैसे पाया? वो संजीदा थे मईशत को लेके या बस सोशल मीडिया की हद तक जो थी वो सारी बातें चल रही थी और ये जो कैंपेन्स हैं ये चल रही थी? देखिए, मैंने अभी पहले बताया कि हर गवर्नमेंट चाहती है, इमरान खान की भी कोशिश थे, वो भी कीन थे कि कोशिश थी कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए।
जी। और वो भी चाहते थे, हर उन्होंने बहुत सारे सेमिनार होते थे, हम बहुत सारे सेमिनार में आते थे, खान साहब के दौर में भी होते रहे हैं, इस दफ़ा अभी आजकल भी हो रहे हैं। और 2014 में पंजाब के अंदर जो पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो बना था, राइट। वो जो बना था उसके अंदर वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था। जी। और उसका इनिशिएटिव मियाँ शहबाज शरीफ साहब का था। और फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू हुआ। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब बना, ये 2014 में बना था। ये भी अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था, उसके चेयरपर्सन वो थे। तो बहुत सारी चीज़ें कि इनिशिएटिव मुख्तलिफ गवर्नमेंट लेती रहती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट बनते हैं, डिज़ॉल्व होते रहते हैं, लेकिन कोशिश सबकी होती है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, मकसद सबका एक ही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हर हुकूमत पाकिस्तान में जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस चीज़ के लिए इनकरेज करती है कि आप यहाँ पैसे लगाएं, बिज़नेस करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और साथ में आप अगर पीटीआई की बात करें, कौन सा ऐसा दौर था जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो थे वो किसी डर के बगैर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे? आप बड़ी देर से काम कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी कोई डर नहीं लगता। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की होती है कि हम दोनों जगह पे काम नहीं कर सकते। राइट। जितने लोग काम कर रहे हैं, अब फ़र्ज़ करें मैं यूरोप में काम कर रहे हैं, सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी-अच्छी कंपनियाँ चला रहे हैं, वो वहाँ पे तो रन कर रहे होते हैं, वो बड़ी अच्छी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनके पैसे डूब जाते हैं। उसकी क्या वजह उसकी क्या है? वजूहत हाँ, क्या हैं? उसकी वजह ये है कि वो दोनों जगह काम नहीं कर सकते। वहाँ से छोड़ के यहाँ आते हैं तो पिछला काम ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे जिसके ऊपर छोड़ते हैं वो खा जाते हैं। तो सिर्फ़ लैक ऑफ इंटरेस्ट, एक ये प्रॉब्लम होता है। और जब आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर रिलाय कर रहे होते हैं, तो आप हर चीज़ उनके ऊपर छोड़ देते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आपको सिस्टम बनाना चाहिए पाकिस्तान में। अगर आप कोई सिस्टम बनाते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत सारे। लेकिन नॉर्मली आपने देखा होगा पाकिस्तानी ज़्यादा बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए ईजी समझी जाती है। वो वहाँ से पैसे कमाते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि यार प्रॉपर्टी बढ़ती रहेगी, हमारी बढ़ती रहेगी, हम बेच देंगे और हमारे राइट। पास पैसे आ जाएंगे। वो ईजी इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी बात है, प्रॉपर्टी सिक्योर समझी जाती है। जी। तो लेकिन उसके अंदर धोखा होता है, उसके अंदर फिर सारी आप लिटिगेशन केसेस हैं। अब आप देखिए, मैं कल ओवरसीज़ कमीशन पंजाब में गया होता, तो वहाँ का सबसे मेजर जो प्रॉब्लम्स थी ओवरसीज़ की, वो प्रॉपर्टी के के मसले में थी कि प्रॉपर्टी लिटिगेशंस इतने थे। प्रॉपर्टी दी, कोई और खा गया, सोसाइटीज़ में पैसे चले गए, सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर दी, सोसाइटी ने प्लॉट ही नहीं दिया। और वो कहते हैं हम रिफ़ंड कर देंगे, रिफ़ंड टाइमली नहीं हो रहा, बंदे इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंतज़ार करते करते बेचारे मर गए, वो आ नहीं सकते। जब आते हैं एप्लीकेशन देते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके बारे में अब कल भी सर, डिस्कशन जब वो हुई। आते हैं एप्लीकेशंस देते हैं, क्या-क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं? सिस्टम फास्ट नहीं है, स्लो है, या कोई रिश्वत वाला कोई सीन है? अ, कैसे समझते हैं आप? नहीं, रिश्वत वाला शायद ना हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ नॉर्मली तौर पे हालात तो हैं, आपको मतलब लोकल जो हालात हैं वो जी। चल ही रहे होते हैं। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास टाइम, सबसे बड़ी बात है कि टाइम की कमी होती है। वो जब आता है, वो आता है, कहता है जी मैं आया हूँ, मैं समझो 10 दिन के लिए आया हूँ या 20 दिन के लिए आया हूँ, अपना काम छोड़ के या नौकरी छोड़ के हुँ। छुट्टियाँ लेके आता है। तो यहाँ वाले जो बंदे होते हैं वो कहते हैं यार आप छुट्टी लेके तो आ गए हो, तो उसके बाद अब आपने वापस तो जाना ही जाना है। तो 10 दिन में उसका काम नहीं होता, वो वापस चला जाता है। फिर वो साल बाद आता है बेचारा, वो साल बाद उसके केस ही लिटिगेशन में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। यानी कहीं न कहीं जो सिस्टम है वो स्लो है। कहीं न कहीं सिस्टम, देखिए कि सिस्टम फास्ट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, पंजाब ओवरसीज़ कमीशन के अंदर मैं आपकी वजाहत से वैसे बड़ा क्लियर करता हूँ कि पंजाब ओवरसीज़ कमीशन जो बना हुआ है, मेजर हमारे लोग ज़्यादा पंजाब से बाहर हैं। ख़ास तौर पे हमारे रीजन जी। गुजरात हो गया, मंडी बहाउद्दीन हो गया, झेलम हो गया, और साउथ पंजाब हो गया, मतलब आप सेंट्रल पंजाब हो गया, यहाँ के लोग बाहर हैं। मुल्तान, डीजी खान, इनके लोग हैं। इनके लोगों के प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं बेचारों के। तो इनके प्रॉब्लम्स को के अंदर जो लिटिगेशंस के मसले हैं, उसके अंदर पंजाब ओवरसीज़ कमीशन ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। उसके अंदर क्या किया हुआ है कि आप एप्लीकेशन दें, ऑनलाइन एप्लीकेशन दें, उसी वक्त वो मार्क होती है, आपसे इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू करने के बाद वो फौरी तौर पे आपको वो कर देते हैं, एक डिप्टी कमिश्नर को भेज देते हैं। डिप्टी कमिश्नर जो होता है उसके ऊपर दोनों पार्टियों को सुनता है और ऑनलाइन सुनता है। उसके बाद उसका डिसीजन लेता है और आपका कोई मसला है उस वक्त हल होता है। इसका एक टाइम फ्रेम है 1 मंथ, 1 महीने के अंदर ये करना है। अगर 1 महीने के बाद नहीं होगा तो फिर उसकी आप अपील करेंगे। अपील के लिए फिर आपकी एक हेल्प दी जाती है। पंजाब ओवरसीज़ कमीशन ने आपके पास 4-5 डिपार्टमेंट उनके एट इन वन अम्ब्रेला, वन रूफ पे काम कर रहे हैं। राइट। जिसमें सबसे बड़ा जो है आपके लैंड अराजी का मसला है। ठीक आप है। जाएँ, उन्होंने पंजाब ओवरसीज़ कमीशन ने लाहौर के अंदर बनाया हुआ है, अल्फला बिल्डिंग के अंदर उन्होंने एक सेपरेट ऑफिस बनाया हुआ है। आप वहाँ जाएँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जाके अपने अराजी के डॉक्यूमेंट दें, शनाख्ती कार्ड दें। अराजी के मसले उस वक्त आपको पता लग जाएगा, आपकी रजिस्ट्री फ़र्द वगैरह निकलवा सकते हैं। दूसरा उनके पास नादरा है। तीसरा पासपोर्ट का सिस्टम शुरू हो रहा है।
फिर उसके अंदर एक आपको लीगल असिस्टेंस के लिए एक वकील भी बैठा हुआ है जो आपको हर तरह से गाइड करेगा ये। और फिर आपके पास अब पंजाब गवर्नमेंट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, लास्ट टाइम जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे उनसे डिस्कशन भी हुई थी, हम पूरा एक डेलीगेशन मिला था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था कि लास्ट टाइम उन्होंने कोर्ट्स अनाउंस कर दी थी, तो अब वो लीगलाइज हो गई हैं। अब पंजाब में एक स्पेशल हाई कोर्ट का जज है जो आपकी केस सुनता है, आपने उस पर एप्लीकेशन देनी है कि ये हमारे मसले हैं, तो उसी वक्त उसका हल क्या होगा, आपका उसी वक्त जो है वो कोर्ट के अंदर आपको 60 डेज या 30 डेज के अंदर उसका डिसीजन होगा, और वो आपको ऐसे सुनेंगे, आप लाइव आपके जूम के थ्रू मीटिंग होगी, आपको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कॉरस्पॉन्डेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, ये बताइएगा, आप इटली में भी रहे, अभी भी आप वहाँ पे मुकीम हैं, आप सारी चीज़ें देख रहे थे। इटली वर्ल्ड वार 2 के बाद सारा डिस्ट्रॉय हो गया, इंडस्ट्री जो बची थी वो बाद में जो है वो खुद उन्होंने डिमोलिश कर दी। पाकिस्तान वहाँ का उधर ही खड़ा हुआ है 47 के बाद, जबकि इटली जो है वो दोबारा से जो डेवलप्ड कंट्री हैं, तरक्की याफ्ता, उनकी सफ़ में आ गया। कैसे देखते हैं, कैसे उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्री उसको ग्रो करवाया और पाकिस्तान क्यों नहीं कर सका? अच्छा, अब इटली, आप स्पेसिफिक इटली की कहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर मेरी बहुत ट्रैवलिंग रहती है जी। पूरी दुनिया ने तरक्की की है, पाकिस्तान ने भी तरक्की की है, पाकिस्तान ने तरक्की किया। आप खुद देख लें, आज से 50 साल पहले आपके क्या हालात थे, आज से 20 साल पहले क्या हालात थे, डाटा में तरक्की हुई है, सिस्टम चेंज हुए हैं, अब मॉडर्नाइज हो गया है। अब 3200 चैनल थे, अब कितने चैनल हो गए हैं, जितना अब आपका यूट्यूब चैनल है, इस तरह के कितने यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। तो हर तरक्की तो हर सेक्टर में हुई है, हर फील्ड में हुई है, लोगों को रोज़गार मिला है। हमने सब हमारी प्रॉब्लम्स हैं, देखें, हम लोगों को हमें गाइड नहीं किया जा रहा, लोगों को गाइड करना चाहिए, लोगों को सिविलाइज करना चाहिए। वहाँ की कौमें सिविलाइज की गई, सबसे पहले उन्होंने फोकस किया कि हमारे जो लोग हैं वो सिविलाइज हों, एजुकेशन सही हो। जहाँ जब तक हम एजुकेशन पे फोकस नहीं करेंगे काम नहीं होगा। उन्होंने, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, वहाँ स्कूलों में मेरे ज़ारी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो बच्चों को स्कूलों में ये नहीं कहते कि आप में से डॉक्टर इंजीनियर बनना है, हर बच्चे को आपने डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना। वहाँ पे आपको वो कहेंगे ठीक है जी, आप बच्चा एक लाइक है, उसको डॉक्टर बनना चाहता बने, अगर एक फोटोग्राफर बनना चाहता बने, उसको प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनाए। ये नहीं कि आपने पकड़ा, आपने कैमरा ले दिया, काम शुरू कर दिया। बच्चे के टैलेंट के अकॉर्डिंगली, बच्चे को जो करना करे। बच्चा कहता है जी मुझे तो बड़ा ट्रक ड्राइवर बड़ा चाहता है, वो कहता है ठीक है बनो, ट्रक ड्राइवर बनना चाहिए, वो भी तो रिक्वायरमेंट है। तो वो पढ़ा लिखा बच्चा GCSE करने के बाद वो ट्रक ड्राइवर बन जाता है। कम से कम बेसिक एजुकेशन तो होती है, स्कूल में जा रहा होता है। फिर उसके बाद आपका कोई बच्चा कहता है मैं ट्राम ड्राइवर बनना चाहता हूँ, उसको भी वो बुरा नहीं समझते। देखें, आप, एक बंदा कहता है जी मैं बनना चाहता हूँ अपना ट्रक, वो फायर ब्रिगेड में बनना चाहता हूँ, उसको हीरो बनाते हैं कि यार तुम हीरो, अपनी कौम के हीरो। यहाँ बेचारी एम्बुलेंस, रास्ते में अभी मैं आ रहा था, रास्ते में एम्बुलेंस बेचारी शोर मचाती फिर रही थी, इतना वो था, रास्ता ही कोई रास्ता नहीं दे रहा था। तो मुझे बल्कि इतना गुस्सा चढ़ा कि मुझे कोफ्त हो रही थी, यार ये क्या है, इतनी देर से खड़ी है। मैंने तो साइड पे गाड़ी खड़ी कर दी, मैं तो रोक ली, साइड पे भी कर ली, रास्ता भी दे दिया, लेकिन आगे मेरे से आगे फिर खड़ी होगी। तो आप ये इमेजिन करें कि ये एटीट्यूड का इशू है। इसके अंदर हमें मीडिया कैंपेन चलानी चाहिए, बाकायदा बताना चाहिए। मोटरवे पे अगर आप काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इस तरह मतलब उधर भी हर टोल एंट्री पे आपको गाइड करना चाहिए, पुलिस वाला भी खड़ा होना चाहिए, बंदे भी खड़े होने चाहिए जो बताएं, गाइड करें। देखिए, आवाम को, बच्चों को स्कूल में गाइड करना चाहिए। जब तक कि आपके स्कूल साफ़ नहीं होंगे तो सिस्टम साफ़ नहीं होगा। सड़कें कैसे साफ हो सकती हैं जब तक तालीमी इदारे जो हैं, जो आपको बेसिक एजुकेशन देते हैं, स्कूल साफ होने चाहिए, आपके रोडें साफ होने चाहिए। अब हमारे ये, मैं देख रहा था, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, सुथरा पंजाब एक अभी प्रोजेक्ट है। मैंने पूरे पंजाब का विजिट किया, मतलब मैं लिया भी गया, तुलंबा भी गया, और इसी तरह मैंने मुल्तान भी गया, मतलब इस तमाम पूरे रूट में गया। इवन मैं गाँव में गया, एक तुलंबा के आगे एक छोटा सा गाँव था, कोलंबा के पास एक पोस्ट थे, उधर में गया, तो उधर भी सुथरा पंजाब की गाड़ियां चल रही थी और बंदे टीम काम कर रहे थे, रिक्शे हैं उनके पास और उस पे ट्रैकर्स लगे हुए हैं, सब कुछ हो रहा था। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। इसी तरह लैया में काम हो रहा है। लैया, मतलब मैं आपको लैया की एग्जांपल इसे दे रहा हूँ, रिमोट एरिया है। लैया के अंदर मैं देखा तो उधर डिप्टी कमिश्नर जो है वो दौड़ लगाई हुई है और वो काम हो रहा है जी, सड़क के ऊपर रात को खड़ा है डिप्टी कमिश्नर। तो मैंने कहा यार ये अच्छा DC खड़ा हुआ है, बाहर जो मिलते नहीं है अब वो लाइन में लगे हुए हैं, काम करा रहे हैं, मेन होल्स को चेक कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स को चेक कर रहे हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है वो हो रही हैं। देखिए, ये इनिशिएटिव लेने हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि हमारी आवाम को चाहिए, लोगों को चाहिए कि उनकी कॉपरेट करें, उसके साथ काम करें। गाड़ी से उठा के आप कूड़ा कचरा बाहर फेंक देते हैं,
तो सिस्टम जब तक ठीक आप है। नहीं करेंगे तो आप मुल्क को आगे किस तरह लेके जाएं? सर अब आते हैं फील्ड मार्शल की जानिब। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आपकी मुलाकात होती है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ। कैसे आपने उनकी शख्सियत पाई कि वो पाकिस्तान की जो मईशत है उसको लेके कितना संजीदा हैं, या जो डूबती हुई मईशत है उस पे कुछ करना चाहते हैं, आज़्म रखते हैं वो? जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये कहा। हमारे एक ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ, फर्स्ट टाइम ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ, मैं उसमें पूरा डेलीगेशन लेके आया। राइट। हाँ, पूरा डेलीगेशन इटली से लेके आया। माशाल्लाह हम इटली से 47 लोगों का डेलीगेशन था, ओके। जो सबसे बड़ा डेलीगेशन था। उसमें हमारे एम्बेसडर भी आए। उन्होंने 2-4 एम्बेसडर्स थे, जिसके अंदर हमारे इटली के एम्बेसडर्स ने बाकायदा आके स्पीच की और बड़ा सराहा, उनकी स्पीच को बड़ा सराहा गया। इसी तरह मलाइशिया के एम्बेसडर थे। हमारे अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो इनिशिएटिव बहुत लिया। देखिए, आते ही उन्होंने जब मैं आपको उनकी 4-5 चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें बताता हूँ। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर का रिफॉर्म के लिए, ग्रीन एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा उन्होंने काम शुरू किया कि आपको जब बड़ी-बड़ी ज़मीनें की जो गवर्नमेंट की जगह बंजर पड़ी थी, वो दी लोगों को ऑप्शन की कि आप यहाँ पे आके काम करें और अपनी वो बनाएँ, जो अगर आप लेटेस्ट फार्मिंग कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। उसके बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया एसएएफसी। एसएएफसी अरब से, और हमारे अब तो उसको और वाइड कर दिया, एसएएफसी को स्टार्ट किया कि जितने हमारे नियरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनसे इन्वेस्टमेंट आई जाए। अरब कंट्री से सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, अरब कंट्रीज़ हैं, और स्पेशली साथ जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ मिडल हैं ईस्ट और आपके, साथ ठीक चाइना है। को भी ऐड किया उन्होंने। तो उसमें एसएएफसी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। तो ये देखिए, ये इनिशिएटिव भी होते हैं, मुख्तलिफ इनिशिएटिव भी लेने पड़ते हैं जिससे काम होते हैं। इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो बहुत सारा कोशिश चल रही है और गवर्नमेंट बड़ी कीन है। देखिए, एक हमारा बीओआई है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस काम करता है। उसके साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक एसएएफसी बन गया, ठीक स्पेशल है। इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने बनाया ताकि लोग आके इन्वेस्टमेंट करें। उनको जो असिस्ट, जहाँ प्रॉब्लम होती है वो असिस्ट करते हैं। उसके अंदर हमारे सर्विंग ऑफिसर्स हैं जो उसको असिस्ट करते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको उसी वक्त 1 डे 1 कॉल पे आपके साथ अवेलेबल होते हैं। सर अब कुछ ज़ाती सवालात की तरफ आते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो। जी, जी, जी। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की डिग्री की और लॉ भी आपने बाद में किया। तो ना तो आप सहाफ़ी बने, ना ही आपने कोई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू की। कैसे एक बिज़नेस की तरफ जो रुझान था वो कैसे बढ़ा सब कुछ छोड़ के? नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, असल में एजुकेशन तो बड़ी इम्पोर्टेंट है। राइट। तो मैंने कहा मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऐसा है कि जिसका बड़ा नाम है। तब था भी नया-नया। नया नहीं, जब मैस कम्युनिकेशन को पहले जर्नलिज्म कहा करते थे। राइट। पहले से जर्नलिज्म डिपार्टमेंट था, बाद में मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। नया नहीं है, बहुत पुराना है। मेरे जो पंजाब यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है उसमें से बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। यूसुफ गिलानी साहब ने वहाँ से मास्टर्स किया, जावेद हाशमी साहब ने किया, लियाकत बलोच साहब ने किया। बहुत सारे बड़े-बड़े हमारे उस्ताद बड़े इंपॉर्टेंट थे। मुईसुद्दीन शेख साहब थे हमारे उस्ताद, और ये मंसूरी साहब, मुजाहिद मंसूरी साहब हमें पढ़ाया, हिजाज़ी साहब ने हमें पढ़ाया, शफीक जलंधरी साहब ने हमें पढ़ाया। ये बड़े अच्छे बड़े नाम हैं, ये बड़े अच्छे उस्ताद रहे। तो इनसे मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन किया। और लेकिन मुझे मैथ्स कम्युनिकेशन में हमारा एक सब्जेक्ट होता है, डॉक्टर ए आर खालिद का नाम मैं ब्रेन में से रह गया था। डॉक्टर ए आर खालिद साहब हमारे बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं, और इनसे पढ़ने उन्होंने हमें कम्युनिकेशन पढ़ाया। कम्युनिकेशन के अंदर जो है बेसिकली आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। मास्टर्स हर कोई कर लेता है, आप बहुत सारे मास्टर्स कर लेते हैं। अगर आप उसको सही इम्प्लीमेंट करें तो आपके लिए बेहतर है। आप किसी भी फील्ड में उसको कर सकते हैं। हमारी जो फील्ड है मैस कम्युनिकेशन में, खाली ये नहीं है कि आपने इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म किया, इन्वेस्टिगेट किया और काम शुरू कर दिया। देखो, असल में आपके सब्जेक्ट इतने वाइड सब्जेक्ट हैं, वास्ट सब्जेक्ट है। उसमें कम्युनिकेशन भी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं। बिल्कुल, वो आपको मार्केटिंग में भी हेल्प आउट मार्केटिंग में भी करते हल हैं। होता है। फिर ठीक है। मार्केटिंग के लिए तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है तो कि ये आपने तब किस तरह माइंडसेट करना है। था कि मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में अगर मैं बिज़नेस करता हूँ तो मुझे ये हेल्पफुल होगा मेरे लिए कि मैं मास कम्युनिकेशन करने के बाद मुझे तो नहीं नज़र आता कि आज का जो मास कम्युनिकेशन है या जो आपकी जर्नलिज़्म है वो आपको हेल्प आउट करे। आप अच्छा, मैंने अक्सर लोग देखे हैं पीएचडी मास कम्युनिकेशन में किया होता है जर्नलिज्म में, लेकिन बात नहीं होती। तो आपका तब माइंडसेट ऐसा था, कोई एक प्लान था? बिल्कुल था। मास कम्युनिकेशन से पहले ही मैं बिजनेस कर रहा था। ओके। आई स्टार्टेड माय बिजनेस एट एज ऑफ 17। तो राइट। बहुत कम वंडरफुल। यंग एज में मैंने स्टार्ट किया। तो मैं इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाया करता था, कार्पेट्स की एग्जीबिशन किया करता था, कनाडा, ठीक है। अमेरिका, इजिप्ट, मोरक्को, इंग्लैंड, काफ़ी मैंने एग्जीबिशन मल्टीनेशनल। हाँ, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों पे करता था। लेकिन मास कम्युनिकेशन ऐसा सब्जेक्ट था जिसके अंदर मुझे लगता था कि यार मैंने कुछ तो सब्जेक्ट करना है।
इकोनॉमिक्स के अंदर पहले ज़हन था इकोनॉमिक्स में करूँ, लेकिन मुझे लगता था कि थोड़ा सा टीचिंग सा सब्जेक्ट है। तो आप बिल्कुल बुक्स में आप आ जाएंगे, किताबी कीड़े बन हाँ जाएंगे। वो बन जाएंगे, और बड़ा स्टैटिक्स और स्टैट्स ये मुझे समझ नहीं आती थी। तो मैंने सोचा यार मैथ्स कम्युनिकेशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप अपनी स्किल को बेहतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैथ्स कम्युनिकेशन एक ऐसा जिसमें मीडिया है जिसके थ्रू आपके कॉन्टैक्ट बड़े होते हैं। अब आप देखें ना, आपके क्लास फेलो काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, अभी भी हैं, और बड़े नामवर क्लास फेलोज जिनके नाम हैं यहाँ पे, और आपके उनसे कांटेक्ट रहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। देखिए आपने बिजनेस करना है, मैं समझता हूँ मैथ्स कम्युनिकेशन वाला बड़ा अच्छा बिजनेस कर सकता है। उसकी दो वजूहत हैं। एक मैंने पहले बताया कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर होती है। दूसरी आपकी प्रैक्टिस होती है, आप ब्लंट होते हो। तीसरी बात है कि आप एज ए इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हो, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट भी रहे होते हो, तो आपको पता होता है कि यार इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कि क्या प्रोडक्ट बिक सकती है, क्या नहीं बिक सकती। तो आपकी बेसिकली जो स्किल्स हैं आप उसको जिधर मर्जी करें। अब आप यहाँ बैठ के आप मैथ्स कम्युनिकेशन की बात करना शुरू कर देंगे, आप मैथ्स कम्युनिकेशन करना शुरू करेंगे, यही इसी के अंदर से बिजनेस निकलेगा, इसी में से काम निकलेगा। तो बिजनेस तो आपको हर जगह पे ही है। तो असल मकसद तो है कि आपने अच्छी अर्निंग करनी है, अपना अच्छा घर चलाना है, इट्स कॉल्ड बिजनेस। लॉ करने के बाद अपनी हाँ, प्रैक्टिस क्यों नहीं की? हाँ लॉ करने के बाद मैंने लॉ किया। मैंने सोचा कि यार लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान में रहते लॉ ज़रूरी था। इसलिए कि जब मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन किया तो मुझे लगा कि पाकिस्तान के अंदर ना लॉ की एक बड़ी डिमांड है। और लॉ आपको क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले ही ब्लंट था, तो मैं सोचता था कि आपको लीगली स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आपको किसी के पास जाके पूछना ना पड़े, किसी के पास जाके ये ना करना चाहिए कि ये मेरे लिए बड़े मसले हैं। तो मैंने समझा कि लॉ करना चाहिए, तो मैंने लॉ किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। लॉ भी बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए? नहीं, बिजनेस को नहीं, वैसे टैक्सेशन वगैरह मेरा या शौक था पहले लॉ का। बेसिकली पहले मैं चाहता भी ये था कि मैं अच्छा वकील बनूं, और फिर मैंने प्रैक्टिस भी की। ये आपने आप वो मेंबर भी रहे हैं बार काउंसिल नहीं, के? अभी भी हूँ, अभी भी हैं, ठीक है। पंजाब हाई कोर्ट का भी मेंबर हूँ, और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट बार का मेंबर भी हूँ, और अब तो बड़ा सीनियर मेंबर हो गया हूँ, और वोट भी डालता हूँ अपना, और प्रैक्टिस भी करता हूँ आके जब कोशिश होती है। बल्कि चैम्बर भी है मेरा, और उस चैम्बर के अंदर हमारे दोस्त भी काम करते हैं, और मेरे साथ मेरे क्लास फेलोज भी हैं, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और बल्कि अब तो मेरी उस पर भी इन्वेस्टमेंट है, और लेकिन कोशिश ये होती है कि मैं उसमें फ्री असिस्ट करता हूँ। बहुत सारे लोगों को लीगल एड भी करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और ख़ास तौर पे जितने यूरोप में रहते हैं मेरे साथ दोस्त रहते हैं, उनके जो मसाइल होते हैं उनको मैं रेफ़र भी करता हूँ, और उससे मुझे बड़ा बेनिफिट होता है कि मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे दोस्त हैं, एज अ बार मेंबर होने के थ्रू मुझे बहुत सारी चीज़ों के प्रिविलेजेस होते हैं जो आम लोगों को नहीं होते। तो मैं उनको बल्कि बहुत सारों को फ्री असिस्टेंस देता हूँ, और आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, यार इनका प्लीज़ मसला हल कर दो जो आम बंदा नहीं कर सकता। तो लॉ का मुझे बड़ा बेनिफिट है। कंपनी लॉन्च की इंटरनेट की, और क्या वजूहात बनी कि उसमें नुकसान हो गया, वो कामयाब ना हो सकी? पाकिस्तान में ना कॉलिंग कार्ड का बिज़नेस जो था, हम बेसिकली इटली के अंदर बिज़नेस था कॉलिंग कार्ड का हमारा। ठीक है। तो हम कॉलिंग कार्ड पे बिज़नेस किया करते थे। कॉलिंग कार्ड का बिज़नेस जो था, वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो हमने पाकिस्तान में आके उसको किया। पाकिस्तान एक ना बड़ी बूमिंग वो मार्केट है जिसके स्टैटिक्स आप समझ भी नहीं सकते, इतना आसानी से नहीं, बहुत फास्ट मार्केट है। जितना अच्छा बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान में है, जितना नेट सिस्टम पाकिस्तान में, इतना बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में नहीं है। पाकिस्तान बहुत एडवांस है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हाँ पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट ना करें। पाकिस्तान बहुत एडवांस है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, इतना एडवांस काफ़ी सारे मुल्क नहीं है। इटली में भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने यहाँ पे कॉलिंग कार्ड का बिजनेस शुरू किया, कॉलिंग कार्ड्स पे उस वक्त प्राइसेस बड़ी कम थी। गवर्नमेंट ने कहा कि एक कॉलिंग कार्ड आने चाहिए, तो हमने यहाँ कॉलिंग कार्ड आके शेरी वर्ल्ड के नाम से शुरू किया था कॉलिंग कार्ड बैक 2009 में। लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज इस तरह हुई कि मोबाइल ऑपरेटर्स को इजाज़त मिल गई कि वो भी डायरेक्ट इंटरनेशनल कॉल्स सस्ती कर सकते हैं। तो मोबाइल ऑपरेटर से जब सस्ती कॉल होने लगी, तो हमारा मॉडल जो है वो बिजनेस कम हो गया। तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई, उसमें हम ज़ाहिर बात हम इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल सके, क्योंकि फौरी तौर पे टेक्नोलॉजी चेंज हुई। तो यही टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम हमें, एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम हमें इटली में भी आया, जो कि थोड़ी देर बाद आया। यहाँ ज़रा जल्दी आ गया क्योंकि लोगों के लिए और ईजी एक्सेस मोबाइल हो गया। जितने मोबाइल कंज्यूमर पाकिस्तान में हैं, इतने दुनिया में बहुत कम मुल्कों में है। देखिए आप आबादी पाकिस्तान की कितनी है, हम रजिस्टर्ड तो शायद 25 करोड़ है, शायद मुझे तो लगता है 30 करोड़ से ज़्यादा है। जितने मुझे हर जगह नज़र आ रहे होते हैं, तो मुझे मोबाइल फ़ोन यूज़ करने वाले मोबाइल यूज़र तो बहुत ज़्यादा है। PTA बता सकता है कि कितने यूज़र है, लेकिन दुनिया में इतने मेरा नहीं ख्याल यूज़र है, बहुत बड़ी मार्केट है।
और मोबाइल के ऊपर जो है आपके सारे सर्विसेज भी बहुत सारी है, ऐप्स भी बहुत सारी है पाकिस्तान में चल रही है, और बड़े पाकिस्तान के हर बंदा बड़ा बड़ा एक्टिव है, क्योंकि यंग जनरेशन है। पाकिस्तान Right. एक यंग जनरेशन कंट्री है। इसके अंदर एक जो आप देखें ना एज स्पैन, वो वही है 25 से लेके 35-40 तक के जो यंग यंग बहुत ज़्यादा लोग हैं, यंग ब्लड, तो वो उनके लिए एक्सेस बड़ा इजी है। और वो आजकल एक वर्ड है, वो क्या कहते हैं, Gen Z, जो okay. आजकल बड़ा ज़्यादा चल रहा है। बेसिकली जनरेशन जेड जो है वो उसको हम कहते हैं, लेकिन हम जनरेशन एक्स वाले हैं। जनरेशन एक्स वो होती है जिसने ट्रांसफॉर्म किया है। हमने दोनों दौर देखे हैं, पिछले भी देखे हैं, नेट वाला नेट आते भी देखे हैं और नेट को इस्तेमाल करते भी देखे हैं। तो अब हम उसके अंदर उनमें शामिल हो गए। लेकिन जो अब जनरेशन जेड है, सी जिसको आप कह रहे हैं, वो उसने पैदा होते ही नेट देखा है। तो सर आपको कितना नुकसान हुआ था? कैलकुलेशंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये कि नुकसान तो काफ़ी हुआ। लेकिन उसमें ये किस हुआ साल में? कि 2007-8-9 में हमने काम अच्छा किया, बड़े अच्छे लेवल पे किया, लेकिन नुकसान तो देखें लाइफ का हिस्सा, बिजनेस बिल्कुल, बिजनेस का तो पार्ट लॉस है। होता है, पार्ट है, लेकिन उसमें फ़ायदे भी होते हैं। हमने ये मैं आप इसमें ये नहीं कह सकते कि नुकसान हुआ, फ़ायदे में से नुकसान होता है। बिजनेसमैन अपना नुकसान अगर बोलता है तो वो जाती होती है। मैं सीखा क्या समझता हूँ, उससे? सीखा ये कि आपको टेक्नोलॉजी जो जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए उसको अडॉप्ट करना चाहिए। हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हर लेटेस्ट इक्विपमेंट उसके ऊपर जाना चाहिए। आप अपने पुरानी रिजिड काम पे नहीं बैठना चाहिए। अगर आप एक काम में चल रहे हैं तो आपको चाहिए कि दुनिया को देखे, दुनिया में नज़र रखे। अब जिस तरह एआई है, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड एआई, अक्सर लोग कहते हैं एआई वर्ल्ड है जी, इसके अंदर अब दुनिया चेंज हो रही है। एआई के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मुझे आम बंदा कहेगा जी मुझे एआई की क्या ज़रूरत है कि मैं एक सिर्फ चैट जीटीपी देख के काम करूं या इस तरह की कोई ऐप देख के मैं यूज़ कर लूँ एआई। असल एआई ये नहीं है। असल एआई ये है कि आपकी जगह पे आप नहीं है, आपकी जगह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस है, आप उससे बात कर सकते हैं। मैं अभी एक चीज़ सोचा था कि आपकी मैं बात रिकॉर्ड कर लेता हूँ, 1 घंटे के लिए बात कर इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेता हूँ, वो इंटरव्यू को मैं सिंक्रोनाइज करता हूँ, तो आपका मुझे पैटर्न स्टाइल, आपका पैटर्न, आपका लाइफ स्टाइल पता लग जाता है। ठीक है, इसी तरह एआई जो है वो आपकी चीज़ों को सारों को सिंक्रोनाइज कर लेती है, आपके आइडियाज़ को ले लेती है और वो उसके मुताबिक फिर आपको डिसीजन देती है आपके आगे फर्दर क्या करना चाहते हैं। तो अब आप देखें, अब ये चैट जीटीपी यूज़ करते हैं या इस तरह की कुछ चीज़ चैट जीपीटी जो लोग करते हैं, आप उसके अंदर जब 10-12-20 क्वेश्चन करते हैं उससे या 2-4 महीने इस्तेमाल करते हैं, तो तीसरे महीने में अगर आप कुछ भी आपको जज कर लेती है, वो जज कर लेता है। वो आपका आईक्यू, आपका सिस्टम, आपके बारे में वो जज कर लेते हैं कि ये क्या सोच रहा है, क्या पैटर्न है इसका लाइफ, और ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है सर, अब एआई की तरफ हम आ ही गए हैं तो एक सवाल मेरे जहन में आ गया कि कैसे देखते हैं कि आने वाले दौर में जो एआई है वो रिप्लेस करेगा जो अभी लेबर क्लास है, जो हमारे इंडस्ट्रियल लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेबर को रोबोटिक कोई रिप्लेसमेंट ऐसी हो सकती है? नहीं, ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन जो टेक्निकल चीज़ है ना, वो एरर्स कम फ्री होती है, कम एरर होते हैं, क्योंकि हमने उसको एक चीज़ बेस लाइन में देते हैं। ठीक है, ह्यूमन एरर्स आते हैं दुनिया में, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि चेंज हो सकती है, कि चेंज नहीं करेगा, कम करेगा, लेकिन दुनिया में हो तो रहा है, लेकिन बड़े छोटे पैमाने पे हो रहा है, अभी भी हो रहा है। देखिए मैं जापान गया, जापान के अंदर अब बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, आपने घर की सफाई तो खुद करनी है ना, लेकिन रोबोट भी तो कर रहे हैं आप, कर रहे हैं डोमेस्टिक रोबोट जो है, छोटे से है वो जो वो जाता है, वो वैक्यूम रोबोट वैक्यूम होता है, वो कॉर्नर्स पे जाता है, आप उसको कमांड देते हैं। हमारी लाइब्रेरीज में जो इस्तेमाल हो रहे हैं रोबोट, आप वो बुक उसको बताते हैं, कमांड देते हैं, ऐसी है, आपको सेम शेल्फ से बुक ला के वही दे देते हैं ना। हमारे घरों में भी ऐसी है ना। देखें, इससे कम होता है, लेकिन दुनिया में लोगों की जिस तरह आबादी बढ़ रही है या जिस तरह में ज़रूरत भी तो बढ़ जाती है ना, आपकी बंदों से मार्केट बढ़ती है। अब देखें ना, बेसिक चीज़ नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, फूड है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर फूड है, फूड का 25 करोड़ आवाम को खाना तो चाहिए। आप इमेजिन करें बिजनेस कितना बड़ा मॉडल है पाकिस्तान में, फूड का बिजनेस कितना बड़ा मॉडल है। उसने खाना भी खाना है, पानी भी पीना है, उसने कुछ भी करना है, जुराबें भी पहननी है, कपड़े भी पहनने हैं, उसको नाई कसाई धोबी हर चीज़ चाहिए। एक कम्युनिटी है, एक मुआशरा है। मुआशरा क्या होता है कि मुइशत मुआशरा एक ही चीज़ है ना। अगर आप कैलकुलेट करें तो आप जहाँ इकट्ठे रहते हैं, जिस जगह पर इकट्ठे रहते हैं, तो वो मुआशरा बन जाता है पूरा। लोगों के साथ रहना, उनके कल्चर, उनके समाज, उनके सिस्टम के साथ रहते हुए आपको सारा चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, आपको बंदों की रिक्वायरमेंट होती है हमेशा हर काम करने की। ठीक है सर, अब एक सवाल और, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े और अभी कभी ऐसे महसूस हुआ कि यार आज का दिन जो है वो इटली से आके पंजाब यूनिवर्सिटी में गुजारा जाए, कोई यादें, कोई ऐसा यादगार लम्हा, कोई ऐसा वाक़या आपके जहन में हो जो अभी भी आप अकेले बैठ के तन्हाई में मुस्कुरा कर याद करते हो?
हमें तो ये मैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी को देख जब जाता हूँ गुजरता हूँ तो मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी की यादें, सड़कें, नहर तो हमेशा याद तब रहती भी है। को एजुकेशन थी। तभी कोई एजुकेशन थी ठीक हमारे है। वक्त में तो था, तो वो तो हमेशा से ही है, लेकिन हमने बड़ा इंजॉय किया यूनिवर्सिटी को कि आई विश कि हम दोबारा फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू कर दें। तो ये तो आपका बेस्ट टाइम होता है, स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, ये आपका बेस्ट टाइम होता है जो आपकी लाइफ के अंदर जो है वो एक टीनेजर की जो लाइफ होती है वो आपको ज़िंदगी में नहीं भूलती। और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी का। अब तो उसके बहुत सारे, ये बच्ची बता सकती है आपकी यहाँ पे जो है ये मास कम्युनिकेशन किया हुआ है कि अब तो बहुत सारे डिपार्टमेंट बन गए हैं। अब तो हमारे क्लास फेलोज वहाँ प्रोफेसर हैं। वो तो तब की पंजाब यूनिवर्सिटी और अब की क्या मे- मुख्तलिफ देखते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और क्या होता था और क्या अब नहीं है? पहले बड़ी बेसिक सी एजुकेशन होती थी, ठीक है, और ठीक है। हमें जो इंटरनेशनल रिसर्च पे बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था। बेसिक एजुकेशन पढ़ाई जाती थी, बताया जाता था कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें थी उस वक़्त, लेकिन अब बाद में उसके बहुत सारे सेक्शन बन गए। अब उसमें मैं उस दिन विज़िट भी किया है, बल्कि जो उनकी डीन है, उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था, मैंने लेक्चर्स भी दिए उधर, और अब मैं जाता हूँ, बुलाते हैं हम्म। पंजाब यूनिवर्सिटी वाले, तो मैं उनको लेक्चर्स भी देता हूँ। उसके अलावा आपका और भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लम्स है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिधर मैंने लेक्चर्स दिए हैं, मुख्तलिफ सेमिनार्स में भी जाता हूँ। लेकिन उसके अंदर ये है कि अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, और बल्कि मैं ठीक है। समझता हूँ बेहतर हो गया। मीडिया स्टडीज़ उसका हो गया, नाम भी मीडिया स्टडीज़ हो गया। वो जो और डेकोरम है वो बरकरार रख पाई है पंजाब नहीं, अब यूनिवर्सिटी, थोड़ा वो सा एजुकेशन का? मेरा ख्याल है थोड़ा सा मॉडर्न हो गया, ज़्यादा ज़्यादा बेहतर भी हो गया, कई चीज़ों में बेहतरी आई है। ठीक है। देखिए वक्त के साथ साथ चीज़ें आई हैं, अब उसमें रेडियो स्टेशन बन गया, हमारे वक्त में रेडियो स्टेशन नहीं होता था। हम्म। तो हम जाके प्रैक्टिस किया करते थे रेडियो 101 में, आपने एफएम रेडियो भी किया एफएम हुआ? 101 में हम जाके प्रैक्टिस करते थे। बल्कि मेरा ठीक है। ख्याल है कि मैं उस वक्त पहला डीजे जो था एफएम 101 का पहला डीजे भी था। ओके। तो वहाँ जाके मैंने प्रैक्टिस की, चला किया थोड़ा अरसा, लेकिन कोई मतलब इतना शौक था, लेकिन इतना नहीं था कि यार ये एज अ प्रोफेशन किया जाए, लेकिन चाहते थे। तो इसी तरह बड़ा बड़ा शौक था कि यार ड्रामा में भी जाना चाहिए हमें। वो कोई जो कहता था चलो यार ड्रामा में चले, हम ड्रामा में चाहिए थे। तो पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो हैं, उन्होंने आके उस चीज़ को ठीक है रजिस्टर कर लिया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान उस तरह से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा जिस तरह से बाकी जो कंट्रीज़ हैं हमारे नेबरहुड में जो कर पा रहे हैं। क्या वजूहात है? क्या फेलियर गवर्नमेंट का फेलियर है, सिस्टम का है, या क्या है? नहीं, जियो पोलिटिकल इशूज़ हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। जिसके काफ़ी सारा प्रॉब्लम पाकिस्तान में किसी ज़माने में बहुत टूरिज़्म था। हम्म। अभी हम फोकस करते हैं अब इटली के अंदर एज इन्वेस्टमेंट काउंसलर भी मैंने उस पर बड़ा काम किया कि हम रिलीजियस टूरिज़्म पे काम किया जाए। रिलीजियस टूरिज़्म हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस टूरिज़्म में सिख जो हैं हमारे भाई हैं, उनको हम लाते हैं यहाँ पे। हमारी बहुत ज़्यादा साइट्स हैं, सिखों की ठीक साइट्स है। हैं, जिसके ऊपर हमें काम करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। उनके पैकेजेस बड़े अच्छे करने चाहिए। सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से थोड़ा से आजकल लोग घबराते हैं। मेरी ट्रैवलिंग रहती है काफ़ी दुनिया में, तो लोग आना चाहते हैं, वो सिर्फ डरते हैं सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से। हम लोगों को सिर्फ सिक्योरिटी का मसला हम हल कर दें तो मसला हल हो जाएगा। इस्लामोफोबिया को लेके टूरिज्म कितनी इफेक्ट हुई है? बहुत कम, बहुत कम। इस्लामोफोबिया पे नहीं होता इतना। कौन देखिए, सा मेजर फैक्टर है मेजर जिसने फैक्टर ये टूरिज्म है को कि इतना इफेक्ट किया हो कि सिक्योरिटी, सिक्योरिटी? सिक्योरिटी बस। अगर फॉरेनर्स को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, उसको हम उसके ज़हन में डाल दें कि हमारा बड़ा सिक्योर मुल्क है, तो कोई मसला नहीं। अब आप देखें, इवेंट टूरिज़्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखें हमारा ये जो बसंत का हुआ है स्पेशल, मैं स्पेशल बसंत के लिए रुका, और यहाँ पे अभी ये इवेंट हुआ, इतना बड़ा इवेंट है, और ये इसको कंटिन्यू होना चाहिए, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। अब देखो बसंत के इवेंट में, ये जो इवेंट बेस्ड टूरिज़्म है, ये दुनिया में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। ट्रवटीना होता है, इटली के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो दुनिया से लोग इकट्ठे होते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट होने चाहिए। देखिए, अब कोई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इवेंट रहा, इस तरह के अगर हालात होंगे जिस तरह अभी चल रहे हैं, अगर इस तरह के हालात रहते हैं, हमारे सिक्योरिटी के मसले हल होते हैं, या इसमें हम सिक्योरिटी के मसलों को भी बड़ा टैकल करना आसान काम नहीं है, बड़ा स्ट्रीमलाइन स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर आपको डायलॉग करने पड़ेंगे। पॉलिटिकली मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये तो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन वैसे जो हमारे टूरिज़्म में इतनी जगह हैं, हमें उसको बेहतर करना चाहिए। अब देखिए, हम अंदरून शहर गए ये बसंत वाले दिन। जी। अब अंदरून शहर हिस्ट्री है, ठीक हम है। उसको और क्लियर करें, उसको और बेहतर करें। अब मैं देखा था भाटी गेट पे काम हो रहा है, वॉल सिटी पे बड़ा खूबसूरत काम आहिस्ता-आहिस्ता शुरू हो गया है। हम उसको पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दें आहिस्ता-आहिस्ता, जिस तरह अभी हो रहे हैं। मैं देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार इस तरह के काम तो होते हैं
दुनिया में भी इसी तरह के टूरिज्म होते हैं, पुरानी चीज़ें दिखा दिखा के लोगों से पैसे ले रहे बिल्कुल। होते हैं। और बल्कि और इस तरह हमारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ इतनी पुरानी चीज़ें हैं दिखाने के लोगों को लिए, पुरानी दीवारें, लोग तो छोटी छोटी दीवारों को लेके तस्वीरें खींच रहे होते हैं पूरी दुनिया में खड़े होकर, यार ये जी बहुत बड़ी दीवार है, उसकी हिस्ट्री, उसकी मार्केटिंग हिस्ट्री, स्टोरी बनानी पड़ती है इसके लिए। आप दुनिया में काफ़ी ममालिक में जा चुके हैं, आप जाते भी हैं, जाएंगे भी आप अभी। ये बताइएगा कि कोई ऐसी शख्सियत या कोई ऐसी जगह फेमस जिसके बारे में लोग, जिसकी गर्ज से लोग पाकिस्तान को जानते हों, उसकी निस्बत से कोई ऐसी चीज़ जो लोग पूछते हों? पाकिस्तान के इसमें पाकिस्तान बड़ा क्योंकि आपने इम्पोर्टेंट टूरिज्म को भी हाँ, कवर किया ना, पाकिस्तान तो टूरिज्म में है, पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें। पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर दुनिया को बड़ा पता है, कौन और सी? ख़ासतौर पर इटली को बड़ा पता है, वो है K2। ओके। K2 जो है वो पाकिस्तान की सेकंड वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है, बल्कि उसके बाद थर्ड फोर्थ वो सारी बेखैर 17 तक शायद सारी टॉप दुनिया की हाईएस्ट पीक्स पाकिस्तान में है, हिमालय पीक्स में। जो K2 है वो सेकंड हाईएस्ट सेकंड पीक वर्ल्ड है, हाईएस्ट वर्ल्ड सेकंड है, हाईएस्ट। ठीक है। इसी तरह तो जितनी ये पीक्स हैं तो उसके ऊपर टूरिज्म हमारे आते हैं, वो 8600 समथिंग समथिंग उसके, मीटर्स और की जो हाइट खास है, जो ठीक है। हॉर्न है उसका जो एंड है वो बड़ा डिफिकल्ट है, इवन वो माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा क्लाइंब करना ज़्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहले जो K2 जिसने सर किया था वो इटालियन था, यस। और उसमें अब हमारी वहाँ पे बाकायदा एक एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन हम पाकिस्तान में बुलाती है, कॉन्सर्ट वालों को बुलाती है, प्रोग्राम करती है, हम भी जाते हैं उसके अंदर, और हम बाकायदा उसके मेंबर होते हैं। और बड़ी खुशी होती है कि वो पाकिस्तान को सराहते हैं, और पाकिस्तान आते हैं और रेगुलर आते हैं क्लाइंबर्स, और हमारे पाकिस्तान में बड़ा काम हुआ है उसके ऊपर, क्लाइंबिंग के ऊपर। पाकिस्तान का बड़ा नाम है सतपारा, जो हमारे मोहम्मद जिसके, बिल्कुल। हाँ, तो अब उनके बेटे अली सतपारा हैं, और बड़ा नाम था उनका, उन्होंने बड़ी दुनिया में बड़ा नाम कमाया है इस चीज़ में। नाज़रीन, पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल पॉडकास्ट से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।